वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस। मैं आपको लास्ट लेक्चर में मौलिक कर्तव्य पढ़ाए थे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, तो सब कुछ देखेंगे कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगी चीज़ें। ठीक है, अभी तक अगर आपने इस लेक्चर को फॉलो नहीं करा तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करिए। कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, प्री मेंस सबका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पहली चीज़ ये समझ लो होता क्या है ये। देखो, डीपीएसपी एक तरह से गाइडलाइंस है कि सरकारों को क्या करना है। कोई भी सरकार जब कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो वो इन डीपीएसपी को, एक तरह से गाइडलाइंस है, एक डायरेक्शन है, इनको ही ध्यान में रखते हुए सरकार पॉलिसी बनाएगी। जैसे जैसे देखो, सरकार क्या कहती है, उज्ज्वला योजना बनाती है, आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाती है। क्यों? हेल्थ अच्छी रहे, तो हेल्थ के बारे में भी इसमें दिया है किस। और सरकार फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करती है। इक्वल वेज, मतलब इक्वल पैसा मिले लड़कों को भी और लड़कियों को भी अगर वो काम कर रहे हैं ना। तो ये सब पॉलिसीज़ एक तरह से गाइडेंस होती है कि सरकार को क्या फॉलो करना है पॉलिसी बनाने में, वही होता है डीपीएसपी। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। पहली चीज़ 4 में, माफ़ कीजिएगा, भाग 4 में है, और अनुच्छेद 36 से 51 में। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। और हमने डीपीएसपी को लिया कहाँ से? आयरलैंड से लिया। कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान में। इसे स्पेन के संविधान से लिया है। मतलब हमने आयरलैंड से लिया, भारत ने आयरलैंड से लिया, आयरलैंड ने खुद ये स्पेन से लिया। समझ लो, हमने आयरलैंड से लिया और आयरलैंड ने स्पेन से लिया। आपको ये याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। बहुत ही फेमस लाइन है ये, कि मतलब कह रहा है भैया, मूल अधिकार प्लस निदेशक तत्व मतलब फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी, इसको जब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? संविधान की आत्मा और दर्शन। संविधान की आत्मा और दर्शन बन जाएगा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट मिलाने के बाद। ठीक है, चलिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत जो है वो स्पेनिश संविधान है। कौन सा? स्पेनिश संविधान है, जहाँ से आयरिश संविधान में आया है। तो अभी बताया, भारत ने आयरलैंड से लिया, आयरलैंड ने स्पेन से लिया। ठीक है, अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है। ठीक है, कि क्या इसके कार्य रहेंगे, नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनके क्या कार्य रहेंगे, ये आर्टिकल 37 बताता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। भैया क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। मतलब भैया समाज में किसी से भी भेदभाव ना हो, आर्थिक रूप से कोई कमजोर ना हो। मतलब ये ना हो कि भैया अंबानी बढ़ते रहें और किसी आदमी को कमाने का अवसर ही ना मिले। ठीक है, ऐसा ना हो। अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर हो, कोई नौकरी निकले तो वो सबको अवसर दे, न्याय सबको मिले, है ना। तो ये सब सुनिश्चित करता है आर्टिकल 37। और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। कल्याणकारी राज्य, भारत को क्या बनाना है? कल्याणकारी राज्य बनाना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है। देखिए, अब कल्याणकारी राज्य क्या होता है भैया? कल्याणकारी राज्य जैसे भारत में है और चाइना में क्या है? पुलिस स्टेट है। हमने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लिया कि भैया समाज का कोई भी सेक्शन हो, सबको समानता मिलेगी। एक्सेप्शन भी है, रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, है ना। कई लोगों को भैया आदमी कहेगा ये एक्सेप्शन है, ये तो असमानता हो रही है, पर क्योंकि वो पिछड़े लोग हैं तो उनको रिजर्वेशन देके आगे भी बढ़ाया जाएगा। कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति जो है, एक सेकेंड, जो नीति निर्देशक तत्व है इनकी प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित है। मतलब क्या कहता है ये? कि नीति निर्देशक तत्वों को उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। मतलब कि अनुच्छेद 36 से 51 में जो भी चीज़ें लिखी हैं, अगर सरकार इनको नहीं करती है, सरकार इनको नहीं करती, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि भैया ये चीज़ फॉलो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल ही नहीं है ये। ठीक है, इसलिए जैसे फंडामेंटल राइट थे, अगर आपके फंडामेंटल राइट हार्म होंगे 12 से 35 में कोई, तो न्यायालय आप जा सकते हो, पर नीति निर्देशक है तो न्यायोचित नहीं होते हैं, इसलिए। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। दूसरा, इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है, देश चलाने के लिए सिद्धांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। जितने भी ये सिद्धांत है, जब भी वो कोई भी कानून बनाए तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें बार बार वही एक ही चीज़ है, आयरलैंड से प्राप्त हुई है, तो ये तो आपको पता है।
अब इसको भी 3 विचारधाराओं में बांटा गया है। कौन कौन सी है 3 विचारधाराएं? एक है भैया समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधारा और गांधीवादी। 3 पार्ट में डीपीएसपी को बांटा गया है, समाजवाद, उदारवादी और गांधीवादी। ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है, निदेशक तत्व और मूल अधिकार, इनको संविधान की मूल आत्मा कहा है। और बल्कि बाबा साहब ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा एवं दर्शन। याद रखिए, बाबा साहब ने संविधान की आत्मा एवं दर्शन बोला, और ग्रैनविल ने क्या बोला है? ग्रैनविल ने बोला है कि ये संविधान की मूल आत्मा है। ये दोनों सेंटेंस याद रखने हैं आपको। निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित, अभी बताया। गैर न्यायोचित मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हो अगर फॉलो नहीं हो रही। ठीक है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है। अतः केंद्र या राज्य सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, यद्यपि निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। न्यायालय देखता है पर न्यायोचित नहीं है, कि आप ये जा नहीं सकते हो कि भैया कोर्ट कहे कि हाँ ये चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे हो। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाएगा कि प्रश्नगत विधि निदेशक तत्वों को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्क संगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आर्टिकल 14 तो इक्वालिटी की बात करता है इक्वालिटी की बात। अब कोई ऐसा कानून बन जाए, देखो जैसे रिजर्वेशन है, ठीक है, अब जनरल वालों के लिए 20-50 सीटें हैं और SC/ST वालों के लिए अगर 100 सीटें कर दी, तो अब यहाँ इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ डीपीएसपी है कि भैया हमें कल्याणकारी राज्य बनाना है, जो समाज में पिछड़े लोग हैं पहले उनका कल्याण करना है ना, तो इसको तर्क संगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकती है सरकार। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो मतलब कहने का है कि डीपीएसपी अगर आपको करना है तो आप फंडामेंटल राइट्स में भी बदलाव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ है। ठीक, ये बादशाह कहना चाह रहा है ये चीज़। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक इस उक्ति से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। राज्य के लिए क्या है? सिफारिशें। ये सेंटेंस याद रखना, जब भी राज्य कोई भी काम करेगा इन चीज़ों को ध्यान में रख के करेगा। ठीक, निदेशक तत्व जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में निदेशक तत्व अनुदेशों के समान है। ये क्या है? अनुदेशों के समान होते हैं, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों की द्वारा जारी करे गए थे ना, तो ये उसी प्रकार है। ऐसे ही 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है, जो राज्य से अपेक्षा करता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। असमानता को क्या करे? समाप्त करे। यह अनुच्छेद 38 कहता है। फिर नेक्स्ट, 86 संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया है। इंपॉर्टेंट है ये कि अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला कब गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। क्या बदला गया? प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बनाया गया, और संशोधन निदेशक तत्वों में राज्यों से अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी 6 वर्षों की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। मतलब अनुच्छेद 45 कहता है ना कि भैया 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे सबको फ्री में एजुकेशन मिले। आर्टिकल 21A में भी इसको डाला गया फंडामेंटल राइट में। ठीक है, और एक ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है 11वीं। चलिए नेक्स्ट, सहकारी समितियां जोड़ी गई 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा। सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है अपने मन से आप बना सकते हो, किसी भी तरह का स्वायत्त संचालन आप उसको खुद ही चला सकते हो, सरकार कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं करेगी। लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंध को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना है कि निदेशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। क्या है? सामाजिक क्रांति और आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। संविधान के सलाहकार BN राव ने निदेशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। मतलब आपको ये फ्रेज याद रखना पड़ेगा। BN राव ने क्या बोला है? BN राव ने बोला जो निदेशक तत्व हैं ये राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाले हैं। ठीक है, मिनर्वा मिल मामला जो कि 1980 में हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। इंपॉर्टेंट है ये फ्रेज याद रखना है
कि जो भारतीय संविधान है वो बैलेंस लेके चलता है, किसके बीच में? बैलेंस लेके चलता है किसके बीच में? मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच में, ठीक है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट फ्रेज है, तो काफ़ी यहाँ तक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए मिली कि अगर पूरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे मैं बोलूँ 120 वर्ड में लिखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं मेंस में, ठीक है। ये मेंस टाइप के लिए हो गया। अब आपको ये याद रखना है जो निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण हुआ है। समाजवादी सिद्धांत, देखिए आर्टिकल सारे इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से लेके 51 तक तो आपको सारे आर्टिकल एकदम कंठस्थ होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। देखिए बहुत आसान है ये, मतलब ये कहता है कि जो भी समाज में असमानता चल रही है, गरीब होता जा रहा है आदमी और कोई अमीर होता जा रहा है, अमीरों को शिक्षा मिल रही है, गरीबों को नहीं मिल, ये सब ना हो, सबको हेल्थ मिले, सबको एजुकेशन मिले, सबको पानी मिले, मतलब समाज में असमानता ना हो, ठीक है, किसी भी वेश में। तो ये आर्टिकल 38 कहता है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगा। क्या क्या? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार मिले। भैया सबको रोजगार मिले, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, तो सबको रोजगार का अवसर सबको मिले। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। भौतिक संसाधन समझे, जैसे आपके हो गए जंगल है, पेड़ है, ये सबके ही लिए है, किसी एक इंसान के लिए ना हो, है ना, कि अंबानी सब खरीद ले, अडानी सब खरीद ले। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, मतलब ये ना हो कि वेल्थ एक ही हाथों में रहे, सब अडानी पूरे भारत में पैसा कब्जा करते जा, किसी और को कमाने का अवसर ना मिले, ये नहीं होना चाहिए ना। धन और उत्पादन के जो साधन, उत्पादन के साधन जैसे फैक्ट्रियां हैं, लैंड है, इन सब में एक ही आदमी की मोनोपोली ना हो। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। आर्टिकल याद रखने हैं मेरे दोस्त, फिर से बता रहा हूँ, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलाम श्रम से संरक्षण, मतलब ये नहीं यार उनको जबरदस्ती काम कराया जा रहा बिना पैसे दे के, और ऐसी जगह काम करे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक, कि उनकी हेल्थ खराब हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों के बलाश्रम से संरक्षण करना है। बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर देने, बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर देने, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। क्या क्या करना है हम लोगों को? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन देने, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना है। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना है। पुरुष और स्त्रियों को सामान्य पैसा देना है काम का। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलाम श्रम से बचाना है और बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर देना है, ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 39A क्या कहता है? सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता, मतलब जो गरीब है उसको विधि सहायता क्या मिलेगी? निःशुल्क मिलनी चाहिए। जो गरीब है उसको विधि सहायता, मतलब जो लीगल सर्विसेज है, वकील करना है तो वो फ्री मिलेगा, आर्टिकल 39A में, ठीक है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करता है। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करना, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना है। इसी अनुच्छेद के तहत मनरेगा को संचालित किया गया। किसको? मनरेगा जो आप देखते हो इसी के लिए तो चलाया गया, अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद देखिए 42 क्या कहता है अनुच्छेद? बहुत सिंपल भाषा में समझ लो, मैटरनिटी लीव की बात करता है, मतलब मातृत्व अवकाश। जब कोई माँ बनने वाला होता है तो उसके लिए अवकाश देना चाहिए, मतलब मैटरनिटी लीव से बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 43 सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर होने चाहिए। ये अनुच्छेद 43 कहता है, याद रखने पड़ेंगे, फिर से कह रहा हूँ, आर्टिकल तो याद रखने ही पड़ेंगे। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करें, राज्य कदम उठाए, ठीक है। उद्योग जितने भी है उसके प्रबंधन में श्रमिकों की भी भागीदारी हो, ये कदम राज्य उठाए। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करा जाए, ठीक है। जो हमारे न्यूट्रिशन लेवल है उसको बढ़ाया जाए, मिड डे मील स्कीम देखी आपने, ठीक है। लोक स्वास्थ्य, इन सबको सुधार करे चाहिए। जैसे आप देखते हो ना, मच्छर वाली गाड़ी घूमती है, तो ये सब चीज़ें, पोषाहार और हेल्थ सर्विसेज में सुधार होना चाहिए, अनुच्छेद 47 कहता है। गांधीवादी सिद्धांत भैया, गांधीवादी आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। किसका? ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, सिंपल। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, ठीक है। किसके? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए।
43 बी क्या कहता है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन होना चाहिए। किसका? सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन होना चाहिए। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। किसके? शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना किसके? SC ST के, मतलब SC ST के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करो। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन पर रोक लगाएगा। मतलब ये कहते हैं प्रोहिबिट करो जितनी भी नशीले पदार्थ है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? नशीले पदार्थ को बैन करना चाहिए। 48 कहता है किसी भी तरह की जो दूध देने वाले एनिमल है ना, उनकी स्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब उनको मारना नहीं चाहिए। गाय, बछड़ा, दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है ये। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है बस उसी को इसमें रिफ्लेक्ट करा गया है। 40 में ग्राम पंचायत है, 43 में कुटीर उद्योगों है, 43 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियों का गठन है, 46 में SC ST के अपलिफ्टमेंट के लिए काम है, 47 में नशीले पेय पदार्थ पर रोक लगाने, 48 में दूध वाले जानवरों की बलि नहीं देनी है। अब आ जाइए उदार बौद्धिक सिद्धांत है ना, लिबरल जो आते हैं भैया, बहुत लिबरल है ये, कि लड़का लड़का शादी कर लो, क्या ही दिक्कत है, ये लिबरल हो गए। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से बात करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता है ना, समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए जो कानून है, अभी तो देखो मर्डर के लिए कानून मुस्लिमों को भी वही है, हिंदू के लिए भी वही है, पर कुछ जो सिविल कानून होते हैं, जैसे मुस्लिमों में शादी और प्रॉपर्टी का बंटवारा, इन सब के कानून अलग हैं, हिंदुओं के लिए अलग हैं। तो अब ये बात करेगा समान नागरिक संहिता, मतलब फैमिली डिस्प्यूट्स वाले सिविल मैटर जितने हो सब में एक ही केस चले। ठीक है, मतलब एक ही कानून हो। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 45 कहता है ये चीज़। ठीक है, सभी को क्या मिले? शिक्षा मिले। 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करा जाए। जो कृषि है उसको क्या है? मॉडर्न तरीके से कृषि का डेवलपमेंट हो, ये 48 कहता है। 48 से पर्यावरण की सुरक्षा से डील करता है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। आर्टिकल 49 राज्य की कलात्मक व ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक स्थान की रक्षा करना। भी यानी ताजमहल में लिख दो लव यू बाबू, आई लव यू बाबू, ये सब नहीं करना है ना। यह कौन कहता है? आर्टिकल 49 कहता, माफ़ कीजिएगा, ये क्या कि भैया कोई भी जो भारत की ऐतिहासिक चीज़ है, ऐतिहासिक स्मारक है, उसकी आपको रक्षा करनी है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जुडिशरी में कार्यपालिका का इंटरफेरेंस ना हो। मतलब मान लीजिए कि जुडिशरी का डिस्कशन जो है वो मिनिस्टर ना कर पाए, कोई भी मिनिस्टर जो है वो जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकता, अलग अलग होनी चाहिए। नहीं तो भाई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, देश में न्याय कैसे मिलेगा? अगर जुडिशरी में भी नेता घुस गए तो किसी को तो फिर सजा ही नहीं होगी, है ना। आर्टिकल 51 क्या कहता है भैया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण, आपको इतना नहीं बस इतना याद रखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, फिर से 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। 45 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। 48 कृषि को मॉडर्न बनाना है। 48 से पर्यावरण की रक्षा है। 49 में हमें जो स्मारक है उनकी रक्षा करनी है। 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना है आर्टिकल 51 में। तो बस ये है DPSP, इतना बस आपको याद रखना है। इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। DPSP में इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे मूल कर्तव्य कल। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? लाइक तो यार कर दिया करो कम से कम।